Hello everyone, welcome to the program Economic Issues, and today we are going to discuss a very hot topic, the Middle East War. आप सबको पता ही है कि मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे नॉट ओनली ऑन इंडिया पूरे वर्ल्ड को अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही है. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. हम उसको इकोनॉमिकल एंगल से देखेंगे, बट first of all we should understand why there is a conflict in Middle East and in which region particular there is a conflict, उसके क्या issues हैं और उसका फिर इंडियन इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है. सो nowadays you know the globalization के ज़माने में मिडिल ईस्ट में वॉर हो या किसी और कंट्री में, बहुत ही कोई छोटा कंट्री होगा तो शायद हम उस इम्पैक्ट से बच जाएं, बट अगर जब दो या दो से ज़्यादा बड़े कंट्री इन्वॉल्व हो और अगर उसमें डेवलप्ड कंट्री यूएसए टाइप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसका इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आना मैंडेटरी है. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि हमें वो क्या क्या इम्पैक्ट फेस करने पड़ते हैं या करने पड़ेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, और हम उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं. आज के वीडियो में हम इस सारी बात पर डिस्कशन करेंगे. एक बार हम इंडेक्स देख लेते हैं कि आज के वीडियो हम कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं. मिडिल ईस्ट वॉर में आप सबको पता ही है कि इसमें मेनली 3 कंट्री इन्वॉल्व हैं, यूएसए, ईरान और इज़राइल. यूएसए और इज़राइल एक टीम की तरह यहाँ पर फाइट कर रहे हैं एंड वो ईरान के अगेंस्ट यहाँ वॉर हो रहा है. तो क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, वो सब हम समझना है. तो पहले हम एक बार ज़रा आज का इंडेक्स चेक करते हैं. हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है क्या, क्यों ये द्वंद्व हो रहा है, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम क्या है. सेकेंडली, इन तीनों कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, यूएसए और इज़राइल क्या वो चाहते क्या है, कि क्यों अटैक कर रहे हैं ईरान पर, और ईरान उनको काउंटर अटैक कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, तो उसको एक बार ज़रा समझना होगा. थर्ड पॉइंट, इंडिया के इकोनॉमी पर इम्पैक्ट समझना है, तो इम्पैक्ट समझने से पहले इंडिया के ट्रेड को समझना पड़ेगा कि इंडिया कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है और वो मिडिल ईस्ट से होकर के कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारा जा रहा है. यानी हमें कुछ यहाँ पे डेटा देखने पड़ेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द हाउ प्रॉब्लम इज़ ऑकरिंग एंड व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ प्रॉब्लम. और अगर हम उसकी डिग्री को समझ लेते हैं तो हम फिर उसके इम्पैक्ट को समझना आसान हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द डेटा ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. देन इस मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, जो हमारे इस टॉपिक का मेन कोर एरिया है. और अगर ये इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे हमें, और चैलेंजेस होंगे तो वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दीज चैलेंजेस, एंड फाइनली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कंक्लूजन. इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए वी हैव टू डिस्कस द इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स. इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिसिटी, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. उस इलास्टिसिटी को समझने के बाद हम इंडियन इकोनॉमी पर क्रिएट होने वाला जो इम्पैक्ट है उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. आज के वीडियो में हम इन सारी बात पर डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है क्या. देखिए, मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट समझना है या उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है तो पहले मिडिल ईस्ट एरिया को देख लेना चाहिए. ये माना जाता है कि इकोनॉमी में जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जो ग्लोबल पार्ट है, उसको बेटर समझने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड द मैप ऑफ होल वर्ल्ड एंड हाउ इंडिया इज़ कनेक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ कंट्रीज. अगर हम ये समझ लेते हैं तो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो एक बार ज़रा मैप के थ्रू देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम पर, उसको समझने के लिए मैप को देखते हैं. दिस इज़ द मैप ऑफ वर्ल्ड एंड हेयर इट इज़ इंडिया. यहाँ पर ईरान है जिसके ऊपर अटैक हुआ, जिस पर फाइनली अटैक किया यूएस और इज़राइल ने. और ईरान के बाद ये जो ग्रीन कलर से पॉइंट आउट किया हुआ है, ये इज़राइल, और दिस इज़ ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब एक बेसिक सा एक आम आदमी का सवाल आता है मन में कि ये इतना दूर यूएसए है, उसको ईरान से प्रॉब्लम क्या है. इज़राइल तो फिर भी थोड़ा आप कह सकते हैं इसी रीजन का पार्ट है, होगा कुछ उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें नहीं पता, बट यूएसए इतना दूर कंट्री है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम हम समझेंगे. और इज़राइल और यूएसए दोनों मिलके ईरान के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है. अब ये जो मैप दिखाया मैंने, ये पॉलिटिकल मैप था. एक बार हम इसको ज्योग्राफिकल एंगल से देखते हैं. आपने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के 3 वर्ड सुने होंगे बार बार. फर्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा है रेड सी, और तीसरा स्वेज कैनाल. स्वेज नहर, लाल सागर और हॉर्मुज संधि.
3 वर्ड बड़े पॉपुलर रहे हैं। देखिए ये पूरे जो वर्ल्ड के ट्रेड को देखा जाए तो पता चलता है पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है उसमें वाटर वेज का ज़्यादा यूज़ होता है, यानी बाई एयर और बाई रोड की कंपैरेटिवली बाई वाटर ट्रेड ज़्यादा होता है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि वो कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट होती है उसमें, यानी दैट इज़ मोर चीपर देन अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। सो जो वाटर मार्ग है, जल मार्ग है, उसके थ्रू जो ट्रेड हो रहा है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी और स्वेज कैनाल, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखता है। अब क्यों है वो इंपॉर्टेंट रोल, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं एक फिगर के थ्रू। देखिए एक तो ये कि ये डाउन टू अर्थ और IMF का ब्लॉग दोनों हमें डेटा दे रहे हैं, और उस डेटा से पता चलता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे क्रूड ऑयल का ट्रेड का 39% होल वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है। क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिस पर मैक्सिमम कंट्री इंपोर्ट के लिए ही डिपेंडेंट है, यानी क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ के पास हैं। तो जब बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होगा, बाकी जो कंट्रीज होंगे, उनको क्रूड ऑयल इंपोर्ट ही करना पड़ता है, और उसका 39% के अराउंड वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहा है। और ऐसी नेचुरल गैस का जो ट्रेड है वो भी 19% के अराउंड वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही ट्रेड हो रहा है, यानी वहीं से शिप उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करके और फिर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई करते हैं। ऐसा डेटा हमें डाउन टू अर्थ और IMF के ब्लॉग से मिल रहा है कि डाउन टू अर्थ ने बताया 39% ऑफ सी बॉर्न क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है, और 19% के अराउंड नेचुरल गैस का ट्रेड भी उसी के थ्रू हो रहा है। इसी तरह से देखें स्वेज कैनाल, तो मैरीटाइम ट्रेड 10% और क्रूड ऑयल का ट्रेड 10%, यानी पूरे क्रूड ऑयल के ट्रेड में 10% के अराउंड ट्रेड का जो वे है वो स्वेज कैनाल को पास करके ही जाता है। ऐसा क्यों है, स्वेज कैनाल को पास करके जा रहा है या रेड सी से हो रहा है, ये रीज़न क्या है इसका, यहीं से क्यों ट्रेड हो रहा है, उसको समझने के लिए हम फिर इसी मैप को दूसरे एक एंगल से देखते हैं। देखिए इस मैप को समझें, ये इंडिया का मैप है जो आप समझ रहे हैं, ज्योग्राफिकल मैप है। अब इंडिया से अगर हमें कुछ भी यूरोप भेजना है, यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, लाइक जर्मनी, इटली, UK, हमें कुछ भी यहाँ पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होगा, तो इंडिया से जाने वाला जो शिप है या तो वो पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके फिर जाए यूरोप, और या फिर वो रेड सी से एंट्री करते हुए स्वेज कैनाल के क्रॉस करते हुए देन यूरोप में एंट्री कर लेता है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो स्वेज कैनाल है वो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करती है, और स्वेज कैनाल तक पहुंचने के लिए आपको रेड सी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इट मीन्स रेड सी और स्वेज कैनाल, दिस इज़ ए कनेक्टिंग वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि एशिया से कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है यूरोप की तरफ, तो हम यहाँ से जाएंगे और उससे हमारा बहुत सारा टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बच जाता है। तो इसलिए जो स्वेज कैनाल और रेड सी है उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ साफ साफ दिख रही है। सेकेंड, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी लोकेशन ये है। अब इंडिया और जितना भी साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे जो भी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना है वो स्वेज कैनाल से पास होगा, स्पेशली वो अगर मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट इज़ ए, आप कह सकते हो कि मिडिल ईस्ट के पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, और वहाँ पर उसकी कैपेसिटी, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जो भी कुछ मिडिल ईस्ट में प्रोडक्शन हो रहा है ऑयल का या नेचुरल गैस का, उसको साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और बाकी साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँचाना है, तो उसके लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना न्यूज़ में क्यों है? इस साल UPSC ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, बट आपको उसकी जोग्राफिकल लोकेशन पता है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इंडिया विल गेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो सबसे पहले आपको उसकी जोग्राफिकल लोकेशन को अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब ये जो लोकेशन दिख रही है, इससे पता चला कि अगर इस पूरे एरिया में, हम इसको फिर से देखते हैं, अगर इस पूरे एरिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई भी तरह का अगर वॉर हो रहा है या एक दूसरे पर अटैक हो रहा है, तो उससे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से जो शिप क्रॉस करने वाले थे वो बीच में स्टॉप कर लेंगे या उन पर भी अटैक हो सकता है, या यू कैन से इन द इकोनॉमिकल टर्म्स कि सप्लाई चेन विल बी रिस्ट्रिक्टेड। और अगर सप्लाई चेन रिस्ट्रिक्ट होती है तो फिर डेफिनेटली इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आएगा ही। तो जो जो रिसोर्सेज इस पूरे रीजन में अवेलेबल हैं या जो जो रिसोर्सेज इस रीजन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनकी सप्लाई बीच में बाधित हो जाएगी। सप्लाई वहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट हो जाएंगे, बॉटलनेक्स आ जाएंगे, बिकॉज
उस सप्लाई को पहुंचाने के लिए आपको एक वे से गुजरना था और वो वे ब्लॉक हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड बॉटलनेक, और उससे फिर आगे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्रिएट होने हैं। तो आप बेसिक सा एक समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज़ में क्यों है। वॉर तो ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच में हो रहा है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का न्यूज़ क्यों आ रही है। तो उसके लिए एक बार अच्छे से आप जोग्राफिकल मैप लोकेशन को समझ लो और उसके बाद इकोनॉमी का इम्पैक्ट समझ में आने लगता है। तो आई थिंक ये आपको लोकेशन क्लियर हो गई होगी। अब लोकेशन अगर आपको पता है तो अब हम समझते हैं ज़रा ये कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ है, ये क्यों इन तीनों कंट्री यहाँ पर वॉर में इन्वॉल्व है, और फिर काउंटर ईरान जब कर रहा है तो काउंटर अटैक में वो बहरीन, कुवैत, इन सब कंट्रीज पर भी अटैक हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न है। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है रिसोर्सेज। अगर हम इकोनॉमी के टर्म्स में समझें रिसोर्सेज, और अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से समझें तो पावर गेम। वर्ल्ड में यूएसए उसकी सुप्रीमेसी है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और टेक्नोलॉजी। यूएसए की सुप्रीमेसी है, उसके पास उसकी इकोनॉमी का साइज़ बहुत बड़ा है, उसके पास स्ट्रेटजिकल पावर बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर वेपन्स के काउंट अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी एक पावरफुल कंट्री है। अब यूएसए को ये पता चला कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। तो यूएसए नहीं चाह रहा कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करे, वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। बिकॉज अब यूएसए को प्रॉब्लम क्या है, क्या डायरेक्ट ईरान यूएसए पर अटैक कर रहा है। हो सकता है वो डायरेक्ट यूएसए पर अटैक ना करे, उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन ना हो, बट इजराइल को इससे प्रॉब्लम है। आप फिर से मैप देखोगे तो फिर ज़्यादा बेटर समझ में आता है। कुछ भी चीज़ समझ रहे हो तो एक बार 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 मैप को देखते रहो, और मैप में जो पॉलिटिकल मैप था उससे अब आपको क्लियर होगा। यहाँ पर इजराइल है और इधर ईरान और इजराइल का बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर अगर बन गया तो वो हम पर अटैक करेगा, और ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। तो इजराइल चाह रहा था कि ईरान पर अटैक करके उसके जो भी न्यूक्लियर पावर बनने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, यूरेनियम है, उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बार बार इजराइल ऐसा कहता रहता है, और इजराइल ने जो ईरान पर अटैक करना था तो उसको सपोर्ट चाहिए था, और यूएसए का उसको सपोर्ट रिक्वायरमेंट था, बिकॉज यूएसए पावरफुल कंट्री है, और अगर यूएसए अटैक करेगा तो बाकी दूसरे कंट्री ईरान की सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करेंगे। इजराइल की सपोर्ट यूएस क्यों कर रहा है, क्योंकि इजराइल के बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट यूएस में है। आप कह सकते हो कि दोनों कंट्री की इकोनॉमी आपस में कनेक्टेड है। उसमें रिलीजन भी एक फैक्टर है, बट हम इस वीडियो में रिलीजन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। रिलीजियस फैक्टर है, दोनों कंट्री में आपस में कनेक्शन का एक बड़ा रीज़न रिलीजन है यहाँ पे। लेकिन इजराइल को यूएस का सपोर्ट रिक्वायर्ड था, तो इजराइल ने यूएस से रिक्वेस्ट भी करी और आप कह सकते हो प्रोवोक भी किया, और फाइनली दोनों ने मिल करके ईरान पर अटैक किया। अब जब ईरान को काउंटर अटैक करना है तो ईरान का काउंटर अटैक यूएसए तक डायरेक्ट पहुंचेगा, इसके चांस कम है। वो मिसाइल से अटैक करे या ड्रोन से अटैक हो, वो यूएस तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन या तो वो इजराइल पर अटैक करेगा, या फिर यूएसए ने जहाँ जहाँ बेस बनाए हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, जिस कंट्री में यूएस के बेस्ड हैं, नेवल बेस्ड या उनके डिफेंस बेस हैं, वो उस पर अटैक कर रहा है। तो पूरे मिडिल ईस्ट में ही आप देखेंगे बहुत सारे कंट्री इस वॉर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। यूएसए ने भी जो कुछ अटैक करना था उसने अपने यहाँ के जितने बेस हैं उनका यूज़ किया है। अब तो काउंटर में ईरान ने उस बेस पर अटैक किया। अब पूरे इस मिडिल ईस्ट पर अगर अटैक होगा, काउंटर अटैक होगा, तो उसमें जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो ऐसे रीजन हैं, जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन था, या तो वो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, हो सकता है प्रोडक्शन जिस एरिया में हो रहा है उसी एरिया पर अटैक हो जाए तो प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद अगर प्रोडक्शन हो भी गया तो उस प्रोडक्शन के बाद उसको अपने डेस्टिनेशन तक सप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डेस्टिनेशन तक सप्लाई करने के लिए आपको फाइनली ट्रांसपोर्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, और लेस कॉस्ट इफेक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है वो थ्रू शिप ही जाएगा। तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बार बार बीच में उसमें अपना डिफेंस ले आता है। ईरान उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के शिप को जाने नहीं देता,
और अगर शिप नहीं क्रॉस करेंगे या शिप के ऊपर अटैक हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली सप्लाई चेन इम्पेक्टेड होगी। तो नाउ अब आपको पूरी प्रॉब्लम समझ आ रही होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना न्यूज़ में क्यों है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इस पूरे वे से यहाँ से क्रॉस करके कोई भी शिप क्रॉस करना चाह रहा है, चाहे वो ईरान से स्टार्ट हुआ हो, इराक से या सऊदी अरेबिया या कोई और बहरीन किसी भी कंट्री से, तो वो शिप उसकी सप्लाई करने की जो कैपेसिटी है वो स्लो हो जाएगी। हो सकता है अगर शिप पर अटैक हुआ तो उससे जो बाकी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं वो डर जाएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा और उसका उन सारे कंट्रीज पर इम्पेक्ट पड़ना है कन्फर्म कि जो कंट्री ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंड है। तो यानी हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, इसको समझने के लिए हमने पहले ये समझा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंडिया से डायरेक्ट कनेक्शन क्या है। इंडिया इस पूरे वॉर में डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि आप डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व ना भी हो तो भी आप पर इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज नाउ डेज एवरी कंट्री इज कनेक्टेड विद अनदर कंट्री। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होता जिसके पास सारे रिसोर्सेज सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल हों, और अगर नहीं अवेलेबल हैं तो उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और कुछ रिसोर्सेज जो एक्स्ट्रा होते हैं वो रिसोर्सेज फिर आप एक्सपोर्ट करके अपनी इनकम जनरेट करते हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी एक्सटर्नल सेक्टर, इट इज़ ए बिग पार्ट ऑफ एवरी कंट्रीज इकोनॉमी। सो उसी तरह इंडियन इकोनॉमी का भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें समझना पड़ेगा। अब ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस को अपनी सुप्रीमेसी भी दिखानी है और उस पर ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन बनने की कैपेसिटी है, उसकी जो कोशिश है उसको ख़त्म करना। तो अमेरिका क्या चाह रहा है कि टू स्टॉप ईरान फ्रॉम बिकमिंग ए न्यूक्लियर पावर और टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट। ये भी एक रीजन कह सकते हो, वो एक ही बात है, कनेक्टेड है कि अगर ईरान वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन जनरेट कर लेगा तो फिर उसकी सुप्रीमेसी वहाँ बढ़ जाएगी पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में, वो अमेरिका नहीं होने देना चाह रहा है। और वही सेम आप देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम ऑब्जेक्टिव इजराइल का भी है। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव इजराइल का ही था, उससे कनेक्ट हो गया अमेरिका। टू स्टॉप ईरान फ्रॉम बिकमिंग ए न्यूक्लियर पावर, टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स। अब ये माना जाता है कि ईरान हिजबुल्ला और हाउती ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, तो उसके इंटरेस्ट को भी वहाँ पे कम करना है, उसको पावरफुल नहीं होने देना, ये इजराइल का एक रीज़न है। अब इन दोनों रीजन, वैसे आपको ये चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी, उसके लिए फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना होगा, ईरान की थोड़ा हिस्ट्री भी समझनी होगी, उस जोग्राफिकल एरिया को आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना होगा। मैंने आपको एक बेसिक सा व्यू दिया है क्योंकि मुझे इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट समझाना है, और इम्पैक्ट को बेटर समझने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इस चीज़ की होनी चाहिए। नाउ अब ईरान क्या चाह रहा है, ईरान का पर्पज़ है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखे उस पूरे मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, और उसके लिए वो न्यूक्लियर पावर जनरेट करना चाह रहा है। अपने आप को न्यूक्लियर एंगल से पावरफुल बनाने के लिए वो यूरेनियम एनरिच कर रहा है, और उसी यूरेनियम एनरिच ना होने के लिए इजराइल और यूएस ने फिर उस पर अटैक किया। नाउ अब हमें ये समझना है कि इंडिया इस पूरे मिडिल ईस्ट से क्यों इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इतना तो हम समझ गए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप क्रॉस होंगे तो सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन किस चीज़ की सप्लाई, हमें वो सप्लाई कितना हमारे पर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, उसको समझने के लिए अब हम थोड़े से कुछ डेटा देखते हैं। उस डेटा से हमें कुछ आइडिया लगेगा कि हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट कितना आने वाला है। देखिए, एक ये मैप है, इससे हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया का मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है। या तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना से है, और ऑब्वियसली आप सबको पता हो शायद कि चाइना से हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इट मीन्स हम वहाँ से ट्रेड डेफिसिट में हैं, और काफ़ी बड़ा हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना से। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सिंगापुर और अदर कंट्रीज़। इधर रशिया से भी हमारा ट्रेड काफ़ी है, और इधर इस तरफ नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन हमारा जो ट्रेड सरप्लस है उसमें एक बड़ा कंट्री है, वो है यहाँ पर यूएसए। अब यूएसए को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम, यानी जैसा मैंने कहा ट्रेड सरप्लस है। तो यूएसए तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हम रेड सी और रेड सी के बाद आगे स्वेज कैनाल का यूज़ करते हैं, फिर मेडिटेरियन सी होते हुए फाइनली यूएसए तक पहुँच जाता है। हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज है, उस एनर्जी रिसोर्सेज के लिए हम मिडिल ईस्ट पर ज़्यादा डिपेंड है, जैसे ऑयल और नेचुरल गैस। इंडिया जो ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, उस इंपोर्ट में या तो हमारा वो इंपोर्ट यूएसए से हो रहा है या रशिया से हो रहा है।
अदरवाइज मेजर डिपेंडेंसी हमारी मिडिल ईस्ट पर है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, लेकिन रीजन जो है पूरा मिडिल ईस्ट में है। थोड़ा बहुत हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्पेशली इंपोर्ट ही कहेंगे, वेनेजुएला से भी है साउथ अमेरिका में। लेकिन अगर ये पूरा मिडिल ईस्ट वॉर में इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ वॉर होगा या किसी भी तरह की टेंशन क्रिएट होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होगी, उससे इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम एनर्जी रिसोर्सेज के लिए स्पेशली मिडिल ईस्ट पर ज़्यादा डिपेंड है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी गुड्स और कौन से कंट्री हैं, थोड़ा उसका डेटा देखने की बात करते हैं। हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू द मिडिल ईस्ट, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें पेट्रोलियम गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, और एक नाम आपने सुना हो शायद, जेम्स एंड ज्वेलरी। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जेम्स एंड ज्वेलरी हम इसी रूट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी लिस्ट है जिन गुड्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू द मिडिल ईस्ट। और जो हम मिडिल ईस्ट के थ्रू, या कहें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी और जो अदर मैरीटाइम रूट्स हैं, वहाँ से जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा पार्ट है क्रूड ऑयल का। फिर ऑब्वियसली एलपीजी यानी नेचुरल गैस भी वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। तो ये जो लिस्ट है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गुड्स की जो लिस्ट है, इससे ये पता चलेगा कि अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारी एक्सपोर्ट में कौन सी गुड्स पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इंपोर्ट में कौन सी गुड्स पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कौन सी गुड्स ज़्यादा इफेक्टेड होंगी, इसको समझने के लिए पहले वो ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी लिस्ट है, कौन कौन सी गुड्स है हमारी। वो देखिए, डायरेक्टली अगर आप इम्पैक्ट पे आएंगे तो हम 4-5 इकोनॉमी की टर्म्स यूज़ करेंगे और हमें इम्पैक्ट समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि सप्लाई बाधित हो रही है, सप्लाई में बहुत सारे बॉटलनेक्स आ रहे हैं, तो किस चीज़ की सप्लाई उसकी जिसकी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते होंगे, उसके लिए हमें पहले ये लिस्ट देखनी थी। अब इसी चीज़ को हम ज़रा कंट्री के थ्रू समझते हैं। अभी मैंने एक आपको मैप दिखाया था, उस मैप से पता चल रहा था कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं, इसमें यूरोप में किसी भी कंट्री में ट्रेड करना है तो वो रेड सी और सुएज कैनाल के थ्रू जा रहा है, और मिडिल ईस्ट से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसमें हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीच में आ रही है। उसी के थ्रू मैंने एक लिस्ट बनाई है कि अगर आप वेस्ट एशिया से कुछ भी परचेज कर रहे हैं या उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट से कह सकते हो आप इसको, उस मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री के थ्रू, सारे कंट्री से जो भी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसको हम अलग एंगल में कैसे बोलें, हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो हमने इराक से ऑयल इंपोर्ट किया, तो इराक से ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो वो ऑयल का जो टैंक है, पूरा जो टैंकर शिप जो आएगा, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके आएगा। इट मीन्स अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्टर्बेंस है, वहाँ कोई इशू क्रिएट हो गया, वहाँ शिप को रोका जा रहा है या उस पर अटैक हो रहा है, तो हमारा ऑयल इंपोर्ट, इसकी सप्लाई फिर से वहाँ बॉटलनेक्स क्रिएट हो जाएंगे, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। तो ये सारे वो कंट्रीज़ की लिस्ट है जो मिडिल ईस्ट में है, और इससे हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर रेड सी और सुएज कैनाल के थ्रू हम कुछ भी ट्रेड करते हैं तो फिर हम वो कौन से कंट्री में, कौन से रीजन में कर रहे हैं, तो या तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये, यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर हमारा ट्रेड होगा तो रेड सी और सुएज कैनाल के थ्रू ही जाएगा। और इसी तरह से मिडिल ईस्ट के भी कुछ 2-3 कंट्री वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। इस लिस्ट से, ये वो लिस्ट है जो सुएज कैनाल या रेड सी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनसे कनेक्टेड होने वाले कंट्रीज़ हैं। यानी अगर हम इनमें से किसी भी कंट्री से ट्रेड करना है तो कोई ना कोई हमें एक वे ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, और उस वे ऑफ ट्रांसपोर्ट का जब हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम वाटरवेज ज़्यादा यूज़ करेंगे, और उस समय पता चलता है कि सुएज कैनाल और रेड सी का या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम जब लिस्ट समझ गए कि कौन से कंट्रीज से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, कौन कौन सी गुड्स हमारे ऊपर इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये दोनों लिस्ट समझने के बाद अब हम ज़रा इम्पैक्ट की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी पर इस पूरे मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट और वॉर का क्या इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए, इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको और बेटर समझ सकते हैं। और इलास्टिसिटी की डेफिनेशन होती है कि चेंज इन द डिमांड विद रिलेटिव टू द चेंज इन प्राइस। इसको मैं इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी भी गुड्स का हम प्राइस इंक्रीज़ कर दें,
टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन इंक्रीज होती रहती है, यानी प्राइस तो इंक्रीज होना ही है। और अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड में क्या इम्पैक्ट आता है? डिमांड चेंज हो सकती है, ऑब्वियसली चेंज होगी। कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि अगर वो प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, करेक्ट। नाउ अब इलास्टिसिटी पे जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस चेंज को क्वांटिफाई करना होता है, हमें समझना पड़ेगा कि चेंज कितना हो रहा है। अगर डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो कितना। लेट्स से कि हम प्राइस को 1% इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डिमांड में 1% पूरा 1% ही डिमांड में चेंज आएगा, या डिमांड 1% से ज़्यादा चेंज हो रही है, या डिमांड 1% से कम चेंज हो रही है। इससे डिसाइड होगा कि उस गुड्स की इलास्टिसिटी कितनी है। और इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है, इससे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझना आसान हो जाएगा। जैसे हम इलास्टिसिटी के दो शब्द और समझ लेते हैं साथ साथ। एक वर्ड हम बोलते हैं इनइलास्टिक गुड्स और दूसरी होती है इलास्टिक गुड्स। इलास्टिक गुड्स और इनइलास्टिक गुड्स इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। ये इनइलास्टिक और इलास्टिक गुड्स से क्या पता चल रहा है कि जो इलास्टिक गुड्स हैं, देखिए यहाँ पर पहले प्राइस $200 था और ये यूरो में 200 यूरो दिखा रखा है, क्वांटिटी यहाँ पे 200 की है और प्राइस मैंने माना उस समय ये प्राइस है 10 यूरो का प्राइस था, तब हम 200 क्वांटिटी परचेज कर रहा है कंज्यूमर। अब अगर वही प्राइस इंक्रीज़ हो गया, 10 की बजाय प्राइस को डबल कर दिया, तो क्वांटिटी में एक सडन चेंज दिख रहा है। क्वांटिटी बहुत तेज़ी से घट गई है, 50 हो गई है, यानी प्राइस में चेंज हुआ। अगर देखें तो डबल हो गया प्राइस, 2 टाइम्स, लेकिन डिमांड में बहुत तेज़ी से गिरावट आ गई है क्योंकि वो गुड्स इलास्टिक हैं। इट मीन्स दीज गुड्स ये वो हैं जिनमें प्राइस थोड़ा सा ही इंक्रीज़ किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डबल माना हुआ ऑब्वियसली, बट प्राइस में थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ है, बट डिमांड में काफ़ी चेंज आ गया। अगर हम परसेंटेज में निकालें तो डिमांड पहले से 25% ही रह गई है, जबकि प्राइस हमने ओनली डबल किया है। इसको इनइलास्टिक गुड्स में देखें, प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो डबल किया, लेकिन गुड्स की डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आया, थोड़ी सी डिमांड कम हुई है। मैंने अभी बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, यानी ये लॉ ऑफ डिमांड है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट ऑब्वियसली। तो लॉ ऑफ डिमांड ये तो बोलता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होनी है, लेकिन डिमांड कितनी डिक्रीज होनी है इससे पता चलेगा वो गुड्स इलास्टिक है या इनइलास्टिक। प्राइस अगर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और डिमांड में तुरंत बहुत बड़ा सडन चेंज दिख रहा है, चेंज क्या होगा? डिक्रीज ही होगी हमेशा। डिमांड अगर सडनली बहुत चेंज हो गई तो हम बोलेंगे ये गुड्स प्राइस सेंसिटिव है, दिस इज इलास्टिक गुड्स। लेकिन अगर उस डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आए, थोड़ा बहुत ही कमी आई है, तो हम बोलेंगे ये इनइलास्टिक है, प्राइस को लेके ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ज़्यादा डिमांड में कमी नहीं आई है। अब कौन सी गुड्स हैं, थोड़ा और क्लैरिटी लाने के लिए एग्जांपल यूज़ करते हैं। जैसे आप नमक खरीदने गए, सॉल्ट, और आपने बाज़ार में नमक परचेज करना है एंड लेट्स से कि प्राइस नमक का 10 रुपये पर केजी, आपने 1 kg परचेज कर लिया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब नमक का प्राइस अगर 10 से 20 भी हो गया तो आप नमक को सीधा हाफ नहीं करोगे, सीधा उसकी डिमांड को आप हाफ नहीं कर दोगे, क्योंकि दैट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ ए नेसेसिटी गुड्स। तो आप क्या कहेंगे? नमक एक इनइलास्टिक गुड्स है। सिमिलरली सोचो पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल एक इनइलास्टिक गुड्स है। पेट्रोल का प्राइस सपोज पहले 90 रुपये पर लीटर था, अब वो अराउंड 100 रुपये पर लीटर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा उसको डिमांड को बहुत कम कर देंगे। इट इज़ पॉसिबल कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, हम सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, हम इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ ग्लोबल चल रही हैं, टेंशन, उसको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन हम पेट्रोल की डिमांड को सडनली कम नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज़ ए रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी गुड्स। उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट नहीं होगा और अदर एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी, तो हम बोलेंगे पेट्रोल इज ए इनइलास्टिक गुड्स। बट जो लग्जरी गुड्स होती हैं या जो गैजेट्स होते हैं वो इलास्टिक गुड्स होते हैं। प्राइस इंक्रीज़ हुआ, आप कहोगे कोई बात नहीं, बाद में खरीद लेंगे, अभी नहीं खरीदते, तो आपने अचानक से डिमांड कम कर ली। दिस इज़ अ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कोई भी कंज्यूमर होता है उसका ऐसा ही बिहेवियर होता है। तो इलास्टिसिटी को अगर हम समझ लेते हैं
तो मैं अब पेट्रोल मैंने एग्जांपल दिया, उस लाइन को मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट जो क्रिएट होगा उसको बेटर समझ ले। इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं जो मैंने अभी बोला। इलास्टिक गुड्स में यहाँ पर लग्जरी गुड्स, कार, और इन इलास्टिक गुड्स में जैसे सॉल्ट। तो इन इलास्टिक गुड्स का एग्जांपल सॉल्ट है, उसी में पेट्रोल भी काउंट कर सकते हो। या इलास्टिक गुड्स में कार दिखा रखा है इस स्लाइड में, हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी महंगी गुड्स, लग्जरी गुड्स या गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब इलास्टिक गुड्स होती हैं जो प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो अचानक से डिमांड में कमी आ जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है इस टॉपिक का, जो हम पढ़ रहे थे मिडिल ईस्ट का वॉर और उसका इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट, इसका इलास्टिसिटी से कनेक्शन क्या है। सी, जब भी मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि बार बार ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, कभी एक कंट्री ने दूसरे पर अटैक कर दिया, कभी काउंटर अटैक हुआ, या कभी हाउती ने शिप पर अटैक कर दिया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब जब भी मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम होगी तो ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा, एक आम आदमी से पूछें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो कहता है मत खरीदो ऑयल। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दो, ऑयल का इंपोर्ट ही ख़त्म कर दो। और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अगर आप इंपोर्ट भी नहीं करोगे और एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद आप पर कम इम्पैक्ट आए। लेकिन क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? क्या हम ऑयल इंपोर्ट बंद कर दें? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एक तो ऑयल इज़ ए पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं, और ऑयल के बिना अगर आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो फिर तो सारी इकोनॉमी रुक जाएगी। तो इसको ऐसे बोल देते हैं, ऑयल का इंपोर्ट तेज़ी से कम कर दो, पूरा जीरो मत करो बट एकदम से रिड्यूस कर दो कुछ दिनों के लिए। नहीं कर सकते, बिकॉज ऑयल या क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम गुड्स, दीज आर इनइलास्टिक गुड्स। इनइलास्टिक गुड्स का मतलब हमें इसका इंपोर्ट करना हम नेसेसरी है, नेसेसिटी गुड्स है, इनइलास्टिक है। ऑयल का प्राइस कितना भी इंक्रीज़ हो जाए, आपको पता होगा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बार बार चेंज होता है, और इस पूरे क्राइसिस में भी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। बीच में ये प्रेडिक्शन आने लगी थी कि क्रूड ऑयल का प्राइस $150 पर बैरल तक पहुंच जाएगा, ऑल्दो वहाँ तक तो नहीं पहुंचा बट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो उससे डिमांड कम होनी चाहिए। प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन एज आई सेड, ऑयल इज़ ए इनइलास्टिक गुड्स, तो प्राइस बहुत इंक्रीज़ होने के बाद भी डिमांड में ज़्यादा कमी नहीं आएगी। यहीं पे अगर ये कोई लग्जरी कार होती, उसका प्राइस इंक्रीज़ होता मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो डिमांड कम हो जाएगी और उससे इकोनॉमी पर कोई बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। तो हमें ये समझना होगा कि क्रूड ऑयल इज़ ए इनइलास्टिक गुड्स, फर्टिलाइज़र इज़ ए इनइलास्टिक गुड्स। तो जो गुड्स इनइलास्टिक हैं उनका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है उस वॉर की वजह से, उससे हम डिमांड में ज़्यादा कमी ला ही नहीं सकते, बिकॉज दीज आर नेसेसिटी गुड्स। सो इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से या मिडिल ईस्ट के वॉर से आएगा, ये नेसेसरी नहीं होता है। उसमें जो कुछ बेसिक कंटेंट उसके पीछे हिडन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो हमें अब ये समझ आ गया कि ऑयल का इंपोर्ट हम तुरंत स्टॉप नहीं कर सकते, हम तुरंत ईवी पे शिफ्ट नहीं हो सकते। हाँ, लॉन्ग टर्म में ऐसी पॉलिसी ऑब्वियसली बनानी होगी, बट हम इजीली और इमीडिएटली ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक इनइलास्टिक गुड्स है। और हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से, उसमें फर्टिलाइज़र और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मेजर कमोडिटीज़ हैं। हम बात कर रहे थे कि इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, सबसे पहले तो सप्लाई चेन रिस्ट्रिक्ट हो रही है, और अगर सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो फिर क्रूड ऑयल की हो, फर्टिलाइज़र की हो या अदर जो नेसेसिटी गुड्स हैं, सप्लाई चेन में सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन, सो इन्फ्लेशन रेट विल इंक्रीज। पहला इम्पैक्ट, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई उसमें बॉटलनेक्स क्रिएट हो गए। और अगर ये सप्लाई क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ रही है, इस इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सप्लाई शॉर्ट हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो वी कैन कॉल इट दिस इज़ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन इंडिया के डोमेस्टिक रीजन्स की वजह से नहीं है, ये हमने इन्फ्लेशन इंपोर्ट की है। और अगर हमने इंपोर्ट की है इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, उससे पेट्रोल, डीजल और अदर
जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनका प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन घटेगा, ये हमारी जीडीपी की ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालता है। जैसे जैसे सप्लाई रुक गई या सप्लाई आप कह सकते हैं बॉटलनेक्स क्रिएट हो गए, सप्लाई वहाँ पर उसमें ऑब्स्टिकल्स आ गए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, एक पॉइंट। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ते ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और प्रोडक्शन में कमी आ गई, प्रोडक्शन कम होते ही जीडीपी की ग्रोथ घट गई, तो प्रोडक्शन कम होना और जीडीपी की ग्रोथ पर इम्पैक्ट दिख रहा है। अब अगर प्रोडक्शन घट ही गया है तो साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी, देयर विल बी लेस एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू अनसर्टेनिटी, पूरी इकोनॉमी में इससे अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाती है, और वो जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी से पार्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, इस अनसर्टेन जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इससे जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करना अपना रोक लेता है, इन्वेस्टमेंट को रोक रहा है। इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा, उसको फ्यूचर में अनसर्टेनिटी ज़्यादा दिख रही है, और जितनी ज़्यादा अनसर्टेन थिंग्स होंगी, इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम था जॉर्ज मेनार्ड कीन्स, और कीन्स का दिया हुआ एक टर्म है लिक्विडिटी ट्रैप। तो पूरी इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आ जाएगी। अब ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? इट मीन्स इकोनॉमी में लिक्विडिटी अवेलेबल है बट इन्वेस्टर इज नॉट इन्वेस्टिंग हिज मनी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ लेस चांसेस ऑफ प्रॉफिट इन द फ्यूचर। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप अनसर्टेनिटी की वजह से, और अनसर्टेनिटी क्योंकि वॉर कब हो रहा है कब नहीं, कब उस पर अटैक ज़्यादा हो जाता है, कभी सीज़ फायर के अनाउंसमेंट होते हैं फिर सीज़ फायर कैंसिल हो जाता है, ये जितनी भी अनसर्टेनिटी होती है इससे इन्वेस्टमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट वहीं पे स्टॉप कर देता है। इट मीन्स इन्वेस्टर हैज़ द अमाउंट, ही इज़ इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट बट ही इज़ नॉट श्योर कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या नहीं, और ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टर को प्रॉफिट के चांस नहीं दिखते तो वो बेटर है कि अपना इन्वेस्टमेंट अपने पास रख लेता है। इस पूरे सिचुएशन से जो मिडिल ईस्ट का वॉर है या कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं हम इसको, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया में हम BOP कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड एवरी कंट्री कैलकुलेट्स इट, और इस BOP का एक छोटा सा इसमें एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। जब हम इंपोर्ट, जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हुआ, क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि ऑयल की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रह गई। जैसे जैसे ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होगा, वो ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होने से हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज़ हो जाता है, और इंक्रीमेंट इन द इंपोर्ट बिल विल लीड टू द हाई CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ता है, इससे प्रॉब्लम होती है, दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ रुपी डेप्रिशिएशन। आपने देखा होगा जनवरी से अब तक रुपी काफ़ी डेप्रिशिएट कर गया, ऑलमोस्ट 95-96 के अराउंड रुपी का जो प्राइस चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो ये रुपी डेप्रिशिएट हुआ, इसका रीज़न CAD इंक्रीज़ होना है, और करंट अकाउंट का डेफिसिट क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि इंपोर्ट बिल इंक्रीज़ हो गया। एंड जैसे जैसे रुपी डेप्रिशिएट होगा, इसका फिर आगे नुकसान होगा, तो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि डेप्रिशिएशन इन द रुपी विल अगेन इंक्रीज द इम्पोर्ट बिल, फिर से इंपोर्ट बिल उससे इंक्रीज हो जाएगा और वो फिर से CAD की तरफ आएगा, एंड दिस इज़ ए पूरा साइकिल ये बन जाएगा, विशेष साइकिल बन जाता है, और वो साइकिल हमारी इकोनॉमी को एक ट्रैप में ले जा रहा है। अनसर्टेनिटी तो है ही, लेकिन ये साइकिल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये CAD लगातार इंक्रीज होता जाएगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी में डेफिसिट बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब आना कम हो जाएगा, FDI का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब है अगेन आपकी डॉलर सप्लाई कम हो गई, एंड सप्लाई डॉलर की कम हो जाएगी, इसका इम्पैक्ट फिर से रुपी डेप्रिशिएट होगा अगेन। तो जो लगातार इंडिया में रुपी डेप्रिशिएट हुआ पिछले 6 मंथ्स में, उसका एक बड़ा रीज़न है कि जो ग्लोबल टेंशन चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, उसने CAD को और बढ़ा दिया,
और CAD के बढ़ने से फिर रुपी डिप्रिशिएट लगातार होता गया। तो हमारी इकोनॉमी पर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। हम इसको अगर काउंट करने लगे तो 7-8 पॉइंट बन सकते हैं। ये जो हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट है, इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी समझते हैं। एक तो ये देखें कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो कैसे आ रहा है, कितना हो रहा है। तो 70% ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल इंपोर्ट नाउ रूटेड आउटसाइड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। गवर्नमेंट ने इसके सॉल्यूशन करने की कोशिश करी है। हम सॉल्यूशन को बाद में समझ लेते हैं, पहले कुछ थोड़ा डेटा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, GDP की ग्रोथ एस्टिमेटेड है 2025-26 में एस्टिमेटेड थी जो 7.7% है, और वो धीरे धीरे अभी आगे की उसके बाद के एस्टिमेशन देखेंगे, बार बार एस्टिमेशन चेंज होते रहते हैं। अब ये और कम होता जा रहा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एस्टिमेशन दे रहे हैं। इसी तरीके से CAD, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, RBI का डॉलर इंटरवेंशन और फिर रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं बिकॉज, और ये सब हमारी इकोनॉमी के अगेंस्ट जा रहा है। जो हमारी फेवरेबल कंडीशन है अब हम उससे बाहर निकलते जा रहे हैं, हमारा कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों घट रहा है? क्योंकि फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो कम हो गया बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ GDP ग्रोथ जो डिक्लाइन कर रही है। तो पूरी इकोनॉमी पर इससे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और RBI ने एक रिपोर्ट दी बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ के अकॉर्डिंग। RBI कह रहा है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अगर ये चलती रहेंगी तो इससे लोन पोर्टफोलियो हिट कर सकते हैं। इट मीन्स RBI इज़ टॉकिंग अबाउट द NPA, RBI इज़ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस्ड एसेट्स। जो बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस है वो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, बैंकों की बैलेंस शीट इससे ख़राब हो सकती है। और जैसे जैसे बैंकों की बैलेंस शीट ख़राब होती जाएगी तो फिर RBI के बहुत सारे सैंक्शंस लगने लग जाते हैं बैंकिंग सिस्टम पर, और वो ना केवल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दें कि इन फ्यूचर में अगेन इन्वेस्टर विल बी डीमोटिवेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, और फिर से वो GDP ग्रोथ और सारा साइकिल फिर से घूमने लग जाएगा। तो मेन पॉइंट है कि केवल ऑयल के प्राइस इंक्रीज नहीं होते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, फिर से ऑयल प्राइस बढ़ेंगे। ऑयल प्राइस इज़ द स्टार्टिंग पार्ट। जो अनसर्टेनिटी है वो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से रोकने लग जाती है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी पर। तो ऑयल प्राइस तो स्टार्टिंग है, पूरे बैंकिंग सिस्टम पर स्ट्रेस आने लग जाता है। और आप सबको पता होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। अगर फाइनेंशियल सिस्टम में स्ट्रेस है तो वो फिर जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का उसको ब्रेक करने लग जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम में जो कि एनर्जी रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा डिपेंड है दूसरे कंट्रीज़ पर, स्पेशली मिडिल ईस्ट पर, तो वहाँ कोई भी टेंशन होगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ भी क्रिएट होती है, उसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट मैंडेटरी है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है इफ़ द वॉर प्रोलॉन्ग्स फॉर द लॉन्ग टाइम। करेक्ट। सो नाउ अब हम जो समझ रहे थे इलास्टिसिटी के थ्रू हमने समझा। अब हमें देखना है कि ये जो मैंने पॉइंट बताया इसको एक स्लाइड के थ्रू देख लेते हैं। ऑयल प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, गैस प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द रेड सी, इंक्रीमेंट इन द इम्पोर्ट बिल विल लीड टू द CAD, then rise in the inflation and production cost, pressure on the rupee and impact on the foreign exchange reserve, impact on the Indian export and the global supply chain. Obviously जब आपका जो भी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं तो इंपोर्ट में प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट भी तो स्लो हो जाएगा, और एक्सपोर्ट स्लो होगा तो अगेन GDP की ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होने लग जाती है। सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन, दिस इज़ ऑल्सो ए कंसर्न। जो मिडिल ईस्ट में इंडियन लोग वहाँ वर्किंग हैं, इंडियन लेबर अवेलेबल है, वो सारे उनके लिए अनसेफ हो जाता है, पूरा रीजन ही वो पूरा अनसेफ हो जाता है, कभी भी कहीं भी अटैक हो सकता है, तो वो भी एक सेफ्टी का इशू भी हमेशा रहता ही है। और रीजनल इनस्टेबिलिटी एंड द जियोपॉलिटिकल रिस्क। अब पूरे इस इशू से जो हमने ये तो समझ लिया कि इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, हाउ द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन कैन क्रिएट इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। और चूँकि मैं लगातार ये चल ही रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा टैरिफ वॉर भी कनेक्ट करना होगा, बट टैरिफ वॉर को यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। हम लोग ये समझें कि इसका इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या है। अब अगर इम्पैक्ट समझ आ गया तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉल्यूशन कौन कौन से पॉसिबल है।
देखिए इंपोर्ट करना तो आपकी मजबूरी है, बिकॉज ऑयल एंड गैस यानी एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो इनइलास्टिक है, तो ऑयल तो इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। बट अब सॉल्यूशन क्या करें, तो हम एक काम कर सकते हैं, ऑयल इंपोर्ट या गैस इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर लिया जाए, डाइवर्सिफाई कर लिया जाए। अब डाइवर्सिफाई करेंगे तो कहाँ से, तो फिर से मैं अगर उसी मैप को दिखाऊं आपको, तो मैप में दिखा था हमने कि हम रशिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, और उस केस में हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं करना, रेड सी या सुएज कैनाल क्रॉस नहीं करना, तो हमें इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर लिया। रशिया से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब, और रशिया से हमने काफ़ी ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट किया सो दैट हमारी इकोनॉमी पर उसका कम इम्पैक्ट आए। हम जो अभी एक स्लाइड के थ्रू देख रहे थे कि ये देखें, यहाँ पे लिखा है 70% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट नाउ रूटेड आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हमने उसका रूट चेंज कर दिया। अब रूट चेंज करने के लिए या तो हम जो हमारा सोर्स ऑफ इंपोर्ट है कंट्री उसको चेंज कर लें, या फिर किसी दूसरे रूट के थ्रू शिप को लेके आए। रूट चेंज करने से कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और कॉस्ट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल का प्राइस इंडिया में इंक्रीज होना कंपलसरी है। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल था जो कर सकते हैं। सेकेंड, इसी डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हम अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। जो हम दूसरा सॉल्यूशन बात करें तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन था, सेकेंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन तुरंत इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑफकोर्स नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में टाइम लगेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू बढ़ता रहे, उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाएं, कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, तो उसमें टाइम लगेगा। लॉन्ग रन में हो सकता है उससे कुछ बेनिफिट हो, लेकिन इमीडिएटली तो कुछ खास बेनिफिट होंगे नहीं। थर्ड पॉइंट, अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्स और ऑयल का इंपोर्ट कम आ रहा है या इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो वी शुड फाइंड द सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट। जैसे आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में जब एलपीजी की सप्लाई शॉर्ट हो गई थी तो इंडक्शन का यूज़ इंक्रीज हो गया। तो इंडक्शन इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ, आप ये नहीं कह सकते कंप्लीट सब्स्टिट्यूट, बट हाँ कुछ हद तक वो सब्स्टिट्यूट है, हमारी जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर सकता है। तो वी शुड फॉलो और वी शुड शिफ्ट टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स, उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, क्या और सॉल्यूशन पॉसिबल है कि हम अगर इंपोर्ट जिन चीज़ों का कर रहे हैं, एक तो हम उसमें इंपोर्ट पर अपने आप को धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट कर लें। दूसरा पॉइंट, हम लोग उस डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हमें कोशिश करना चाहिए कि क्या और कोई शॉर्ट रूट पॉसिबल है, कोई मैरीटाइम और रूट पॉसिबल है, या क्या हम कुछ टाइम के लिए एयर कार्गो यूज़ कर सकते हैं, या कोई और वे ऑफ कनेक्टिविटी पॉसिबल है। तो हमें उस ऑप्शंस को भी फाइंड आउट करना चाहिए, लेकिन इस सब में प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक लिमिट तक तो हम इन्फ्लेशन से बहुत अपने आप को सेव नहीं कर सकते, यानी हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ये तो कंपलसरी है। हम उसको रिस्ट्रिक्शंस कितना कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए ऑयल पर डिपेंडेंसी या गैस पर डिपेंडेंसी कम करें। गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी, उसके पॉलिटिकल मीनिंग हो सकते हैं, हमें उसमें नहीं उलझना है कि पॉलिटिकली उसका क्या मतलब निकाला जाता है। जस्ट फॉर द इकोनॉमिक एंगल हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि केवल ऑयल इंपोर्ट कम करने से काम नहीं चलता है, या ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करने से काम नहीं चलेगा। हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो अननेसेसरी गुड्स हैं, लाइक ऐसी गुड्स जो लग्जरी गुड्स हैं, जो जिनकी इलास्टिसिटी कम है, या कहें इलास्टिक गुड्स हैं, जो वो इलास्टिक गुड्स के इंपोर्ट को हमें कम करना चाहिए। इलास्टिक गुड्स का इंपोर्ट लाइक गोल्ड, लग्जरी गुड्स, गैजेट्स, उनका इंपोर्ट फ़िलहाल नेसेसरी नहीं है। अगर हम उनका इंपोर्ट कम कर दें तो हम अपने डॉलर को सेव कर सकते हैं फॉर इंपोर्टिंग द ऑयल एंड अदर नेचुरल गैस, अदर रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी। तो हमें इलास्टिक गुड्स के इंपोर्ट को कम करना चाहिए, और इन इलास्टिक गुड्स के इंपोर्ट को हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे ताकि सप्लाई पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई थी तो इंडक्शन लोग खरीदने लगे, लेकिन पता लगा अचानक से थोड़ा सा इंडक्शन का रेट भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि मार्केट में उतनी सप्लाई थी नहीं। तो फॉर लॉन्ग रन जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, उन पर शिफ्ट करने की कोशिश हो। और इस पर कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट्स की भी। ऐसे ही ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको प्रमोट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर प्रमोशन के लिए अगेन सब्सिडी की स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो उस सब्सिडी स्कीम का बेनिफिट लेंगे तो लोग धीरे धीरे ईवी पर शिफ्ट होंगे। इससे हमारी लॉन्ग रन में ऑयल और गैस पर डिपेंडेंसी अपने आप कम होती जाएगी। इंडक्शन में भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इंडक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर प्रोवाइड कराएं, सो दैट इंडक्शन का प्राइस कम होगा, और उसमें भी और इनोवेशंस की कोशिश करनी चाहिए। तो देर आर मल्टीपल वे ऑफ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, बट दिस इज़ एक्सेप्ट, ये हमें एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पूरी प्रॉब्लम से हम तुरंत बच पाएँ या अपने आप को तुरंत सेव कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। और ये इसलिए नहीं कि इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का, अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 85% ऑयल इंपोर्ट ही करता है। हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो हम पूरी तरह से अपने आप को सेव कर लेंगे, हमने कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेंगे कि हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैंने शुरू में बोला ग्लोबलाइजेशन का समय है, और हमारी इकोनॉमी जो कि शुरू से नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल गैस रिसोर्सेज के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रही है, तो हम इमीडिएटली तो कुछ ऐसा खास कर नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि लॉन्ग रन के लिए पॉलिसी बनाई जाए, ऐसे सॉल्यूशन निकाले जाएँ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए, ईवी पर शिफ्ट हो जाए, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ा दें, सोलर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट किया जाए, या शिफ्ट हो सब्सिट्यूट गुड्स पर, जो गुड्स सब्सिट्यूट हो सकती हैं। और उसके अलावा फाइनली पब्लिक को अवेयर भी करना होगा, क्योंकि फाइनली तो कंज्यूमर ने इन गुड्स को परचेज करना है। अगर आप कंज्यूमर को गुड्स सप्लाई नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो हमें इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए भी सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे। एक और चीज़ मैंने बीच में बोला था कि रुपी भी इससे डेप्रिशिएट हुआ। रुपी डेप्रिशिएशन यानी एक्सचेंज रेट जो हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल रही थी, उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सचेंज रेट अगर कम कंट्रोल नहीं करी, हम उसको अपने फेवरेबल कंडीशन में नहीं ले गए, तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे इंपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अगेन वहाँ भी आरबीआई ने फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट स्कीम लॉन्च करी। मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था लास्ट वीक, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में हम दे देंगे आपको, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको भी समझना, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में जो स्कीम आई वो इसी प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। रुपी जब लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था तो उसको कंट्रोल करने में ही उस स्कीम का यूज़ किया जा रहा है। और एक बात, क्रूड ऑयल का प्राइस बार बार अप डाउन होता रहता है। इंटरनेशनल लेवल पर वो कैसे क्रूड ऑयल का प्राइस डिसाइड होता है, कैसे वो प्राइस चेंज होता है, उस पर भी मैंने आज से कुछ साल पहले, कोविड के टाइम के आसपास की बात है, उस टाइम भी क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत सडन चेंज आए थे, तो मैंने एक वीडियो बनाया था क्रूड ऑयल के प्राइस कैसे चेंज होते हैं। एक वीडियो है कच्चे तेल का अर्थशास्त्र, तो आप उस वीडियो को सुन करके भी क्रूड ऑयल के प्राइस को समझ सकते हैं। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, सो दैट आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस का कैसे डिसाइड होते हैं वो प्राइस, और जो FCNRB जो स्कीम आरबीआई ने लॉन्च करी, उन दोनों पॉइंट का इस प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है। तो आई थिंक आप इस पूरी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को और बेटर समझ सकते हैं। तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को जो कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट अपने लेवल पर कोशिश कर रही होगी, लेकिन एज ए UPSC एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या और किया जा सकता है। और हमेशा ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट आ रहा है, आपको डेटा पता होंगे तो इम्पैक्ट समझना और आसान हो जाता है। जैसे देखो, ये Q4 की बात हो रही है, जनवरी से लेके मार्च, और जनवरी के आसपास ही ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गया था, तो $7.1 बिलियन USD ये सरप्लस दिख रहा है ट्रेड। अभी ये करंट अकाउंट सरप्लस दिख रहा है, लेकिन जो हम इसको ओवरऑल देखेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस होल इशू एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग चलें तो हमें ये पता चलेगा प्रॉब्लम का साइज़ कितना बड़ा है, प्रॉब्लम का डिग्री कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके सॉल्यूशन करने होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से आप इन डेटा को अपडेट कर सकते हैं, PIB और अदर जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वहाँ से भी डेटा लेकर के उसको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑफ कोर्स अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलता रहा तो
इंटरव्यू तक ये कॉन्फ्लिक्ट काम आता रहेगा कि क्या इसका सॉल्यूशन है, इंडिया को इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। सो ऑफकोर्स इंडिया को इसमें वॉर में इन्वॉल्व तो नहीं होना है, ये तो हमारा क्लियर स्टैंड है, बट इकोनॉमी पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको सेव कैसे करना है ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कोशिश करी आपको ये पूरा टॉपिक समझाने की, बट अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे और ज्योग्राफी की मैपिंग आपको पता हो तो ही ये इकोनॉमिक इश्यूज़ ज़्यादा बेटर समझ में आ पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे फिर किसी नए करंट इश्यूज़ के बारे में बात करने का। ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज़ की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है इसको कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों को नए नए इकोनॉमिक इश्यूज़ पर कुछ कुछ अपडेट देते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। और इसमें जो कच्चे तेल का अर्थशास्त्र और FCNR-B का वीडियो था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग उन वीडियो को देख करके इस प्रॉब्लम को कनेक्ट करेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे पूरा टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।